हेलो फ्रेंड्स, द इंडियन एक्सप्रेस डेली न्यूज़ एनालिसिस में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम द इंडियन एक्सप्रेस द एडिटोरियल पेज से और द आइडियाज पेज से कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स एनालाइज करेंगे। सबसे पहले जो आर्टिकल एनालाइज करेंगे इसका शीर्षक है ऑन आवर ओन, और ये आर्टिकल लिखे हैं प्रताप भानु मेहता जी ने। और ये आर्टिकल लिखे हैं जो कि इंडिया चाइना के बीच में जो संघर्ष हो रहा है, जो इश्यूज़ हो रहा है, बॉर्डर डिस्प्यूट हो रहा है, उसमें जो इंटरनेशनल अलायंस, खासतौर पे जो यूएस के साथ जो भारत की अलायंस वो कितना कारगर होगा, उसी पे ये आर्टिकल है। तो आइए एनालाइज करते हैं डिटेल्स में इस आर्टिकल में क्या लिखा है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले पैराग्राफ में राइटर प्रताप भानु मेहता जी ये कहते हैं कि जो बॉर्डर स्टैंड अप हो रही है इंडिया और चाइना के बीच, तो इंडिया को अभी एक मतलब ये मोमेंट है, वो उसको जितना भी जो भी स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस है जिससे कि उसको लाभ हो सकता है इस क्राइसिस के समय, उसके बारे में उसको सोचना चाहिए। और एक एलिमेंट है, एक फैक्टर है जो कि डिस्कस किया जा रहा है, जो कि न्यू अरेंजमेंट होगा भारत के साथ जो रिलेशनशिप है वो वर्ल्ड जो वैरायटी ऑफ वर्ल्ड पावर जैसे कि सोवियत यूनियन या यूएस जैसे रिलेशन कंट्रीज़ के साथ जो भारत की रिलेशनशिप है वो किसे काम आएगा, वो किस तरह डेवलप होगा जिससे कि हमें इस क्राइसिस के समय हमें एडवांटेज मिले। तो उसी के बारे में बहुत स्ट्रेटेजिक जो एक्सपर्ट्स हैं वो सोच रहे हैं। तो बहुत सारे स्ट्रेटेजिक जो एक्सपर्ट्स हैं वो इस बारे में सोच रहे हैं कि जो क्लोज़र अलायंस होगा भारत और यूएस के बारे में, उसके बारे में सोच रहे हैं। और ये एक अपॉर्चुनिटी, एक उचित समय है, एक प्रोपिशियस मोमेंट है कि जो इंटरनेशनल ओपिनियन है उसको हम मोबिलाइज़ करें चाइना के विरुद्ध। लेकिन जो चाइना को जो ये कोविड वायरस के वजह से या जो कोरोना वायरस के वजह से जो एक दुनिया भर में जो एक अलग थलग कर देने का जो एक उसकी दुनिया भर के देशों ने उसको जो अलग थलग कर दिया है या जो ग्लोबल एलिनेशन कर दिया है। लेकिन ये तो राइटर ये कहते हैं कि जो कॉन्सेंट्रेटेड जो ग्लोबल एक्शन है वो कितना कारगर होगा चाइना पे एक रियल प्रेशर डालने पे कि वो अपना जो बॉर्डर इश्यूज़ है वो भारत के साथ सॉल्व कर ले। लेकिन यहाँ पे इंडिया को चाहिए कि हर पॉसिबल जो एवेन्यूज़ है या ऑप्शंस है उसके बारे में वो सोचे और उस पर काम करे। और हमें एक क्लियर आइड व्यू चाहिए, एक मतलब एक सटीक हमें एक दृष्टिकोण से, एक सोच विचार वाला एक दृष्टिकोण से हमें आगे बढ़ना होगा। और हमें जो नए जो अलायंस है, जो भारत के जो लोग कह रहे हैं या स्ट्रेटजिस्ट कह रहे हैं कि यूएस के साथ जो अलायंस है, चाइना के साथ जो अलायंस है, उसके बारे में हमें उसकी जो लिमिटेशंस के बारे में भी सोच के हमें आगे बढ़ना होगा, ये कहना है राइटर का। देखिए दोस्तों, जो राइटर ये कहते हैं जो यूएस चाइना की जो रिलेशनशिप है, जो पिछले कुछ साल दशकों से जो इवॉल्व हुई है, वो जो चाइना और सोवियत के बीच में जो स्प्लिट है, जो डिवीज़न है या जो संघर्ष है, उसी के मद्देनज़र हुई थी कि जो आपका जो चाइना और सोवियत जो कोल्ड वॉर पीरियड में यूएस और सोवियत यूनियन आपका दो एक्सिस मतलब दो विपरीत पक्ष थे। और उसमें जो चाइना और सोवियत की जो बीच में जो दायरा था या जो दरमिया था, उसी को लेके मतलब यूएस चाइना के बीच जो रिलेशनशिप डेवलप हुआ था। और ये जो रिलेशनशिप सस्टेन हुआ था, मतलब ये मतलब कोई स्ट्रेटेजिक लॉजिक से नहीं हुआ था, कोई मतलब राजनीतिक कूटनीति की वजह से नहीं हुआ था। लेकिन जो पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ डेवलपमेंट, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेके यूएस एंड चाइना के मद्देनज़र ही ये हुआ था। और क्योंकि जो यूएस एंड चाइना थे वो आपस में एक दूसरे पे डिपेंडेंट थे। और हालांकि ये जो रिलेशनशिप है बीच में इसलिए ख़राब हुआ है क्योंकि जो यूएस की जो इकोनॉमिस्ट या जो स्ट्रेटजिस्ट का विचारधारा है कि जो यूएस चाइना की जो रिलेशनशिप है वो बेनिफिट क्या है यूएस की बड़े बड़े बिजनेस को, ना कि उसके जो और इस अपने जो उसकी जो ओन जो डोमेस्टिक जो मैन्युफैक्चरिंग जो बेस है उसको ये भारी नुकसान पहुंचाया है। और इसी के मद्देनज़र जो यूएस के जो लोकल इकोनॉमिस्ट है या स्ट्रेटजिस्ट है, वो ये मतलब यूएस चाइना की जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप है उसको इतना मतलब महत्व नहीं देते हैं। वो कहते हैं कि इससे जो यूएस की जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बेस है वो बिगड़ी है या उनकी नुकसान हुई है। अभी दोस्तों राइटर ये कहते हैं जो भारत और जो यूएस की रिलेशनशिप में ये सवाल आती है कि जो यूएस है उसकी कोई डेवलपमेंट या कोई यूएस की कोई इंटरेस्ट है कि नहीं कि इंडिया की डेवलपमेंट में उसकी जो रिलेशनशिप है उसमें यूएस की भारत अगर डेवलप होती है, भारत की इकोनॉमी डेवलप होती है तो इसमें यूएस की कुछ लाभ होगा कि नहीं। तो इसी के इर्द गिर्द ये डिपेंड करेगा कि भारत और यूएस की जो रिलेशनशिप है वो कितना डेवलप होती है। तो और ये भी जो आपका ये होता है कि इंडिया का डेवलपमेंट जो नीड है वो कितना जो यूएस की डेवलपमेंट जो पैराडाइम है उसकी जो डेवलपमेंट की जो नीति है उसमें कितना फिट बनती है। मतलब इंडिया की डेवलपमेंट नीड्स
यूएस की डेवलपमेंट जो मॉडल है उसमें कितना फीट बढ़ती है, ये भी डिपेंड करेगा जो यूएस और इंडिया की रिलेशनशिप पे। और जो जो इकोनॉमिक फोर्सेस जो यूएस में ये कह रहे हैं कि उसको मतलब डिसएंगेज करना चाहिए, उसको चाइना की इकोनॉमिक पॉलिसी के साथ नहीं रहना चाहिए, तो वो मतलब ये मतलब सपोर्ट करेंगे कि नहीं कि जो यूएस की इकोनॉमिक रिलेशनशिप है वो भारत के साथ बेहतर हो, जिससे कि यूएस की इकोनॉमी में इम्प्रूवमेंट हो या उसको इसकी लाभ हो। मतलब अब अगर वो लोग चाइना के साथ इकोनॉमिक रिलेशनशिप नहीं चाहते हैं, तो वो क्या मतलब इंडिया के साथ इकोनॉमिक या पॉलिटिकल या डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बनाए रखने चाहेंगे नहीं कि नहीं, ये सवाल करते हैं राइटर। और ये राइटर ये भी कहते हैं कि कुछ सेक्शन ऑफ अमेरिकन जो बिजनेस है वो तो चाहेंगे कि इंडिया के साथ रिलेशनशिप अच्छा हो, लेकिन जो अंडरलाइंग पॉलिटिकल इकोनॉमी है यूएस की, वो मतलब लेस मतलब आशावादी है। वो मतलब नहीं चाहेंगे कि मतलब कमी अंदेशा है कि वो चाहेंगे कि इंडिया के साथ बेहतर इकोनॉमिक रिलेशनशिप डेवलप हो। और जो यूएस अभी यूएस इंडिया की जो रिलेशनशिप होगा, वो उसमें क्या यूएस इंडिया को ये छूट देगा कि इंडिया की जो अपना जो अंदरूनी जो ट्रेड इंटेलेक्चुअल की जो नीड है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रेगुलेशन, एग्रीकल्चर, लेबर मोबिलिटी, ये सब जो एरियाज़ है उसमें जो भारत को जो फ्रीडम है, भारत की जो व्यक्तिगत जो स्वाधीनता है, वो जो कि बहुत ही वाइटल है इंडियाज़ इकोनॉमी, इंडिया की अर्थनीति के लिए, क्या उसमें इंडिया को यूएस छूट देगी इन सेक्टर्स में? तो जो यूएस जो अभी जो एकदम उतारू हो गया है कि उसका जो मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स है वो बैक टू मतलब यूएस पे ले जाए, तो ये जो यूएस रिलेशनशिप की जो ये इकोनॉमिक रिलेशनशिप है वो भारत की जो अभी प्रधानमंत्री मोदी जी का जो आत्मनिर्भर भारत का जो अभियान है उसमें कितना मतलब ये होगा, एडजस्ट होगा, फिट बैठेगा, ये सवाल करते हैं राइटर। क्योंकि एक तो यूएस अपने आप को खुद को आत्मनिर्भर करना चाहता है, तो उसमें जो भारत की जो आत्मनिर्भरता की जो बात है उसको कितना वो सपोर्ट करेगा या उसमें कितना फिट बैठेगा उसकी इकोनॉमिक पॉलिसीज़, ये भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तो अभी जो यहाँ पे जो यूएस और यूरोपियन यूनियन की जो फ्रिक्शन हुई थी, जो विवाद हुई थी, जो आपका ट्रेड, टैक्सेशन और जो रेगुलेटरी इश्यूज़ में को लेके, वो भी हमें मतलब उसको भी ध्यान पे रखना होगा। क्योंकि ये सब इश्यूज से अगर यूएस और यूरोपियन यूनियन की जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप अगर बिगड़ा है, तो ये सब इश्यूज़ भारत और यूएस की इकोनॉमिक रिलेशनशिप में भी आड़े आ सकता है, ये कहना है राइटर का। और यहाँ पे राइटर कहते हैं जो भारत की जो मतलब पॉलिसीज़ थी, मतलब यूएस की वार इन इराक को लेके, तो भारत ने जो उसमें कोई हिस्सा नहीं लिया, तो ये भारत ने अक्लमंदी किया था। और रशिया के साथ भी एक मतलब सौहार्दपूर्ण जो रिलेशनशिप बनाए रखा, उसमें उसमें भी भारत ने एक मतलब अक्लमंदी वाला डिसीजन लिया था। और जो यूएस की जो ईरान पॉलिसी है उसमें भी भारत ने यूएस को पूरी तरह सपोर्ट नहीं किया। ये मतलब भारत की बहुत ही एक मैच्योर्ड एक मतलब डिसीजन थी, एक वाइज डिसीजन थी। और लेकिन जो आपका जो इसी तरह जो इंडिया की पोजीशन है जो यूएस को लेके, उसमें भी मतलब भारत को एक मैच्योर डिसीजन लेना होगा, और भी मैच्योरिटी दिखाना होगा। लेकिन एक सेक्शन है जो भारत की जो स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिस्ट है या जो स्ट्रेटजिस्ट है या जो प्लानर्स है, वो सोचते हैं कि इंडिया की जो रिलैक्टेंस है, इंडिया जो हिचकिचा रहा है कि यूएस के साथ जो इकोनॉमिक या डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप और भी गहरा करने के लिए, वो मतलब भारत की मतलब इच्छा शक्ति के अभाव की वजह से हो रहा है। और हालांकि वो ये भूल जाते हैं कि ये मतलब एक वास्तविक जो दौर है, वास्तविक जो स्थिति है, उसको मद्देनज़र रख के हमें भारत ये सोच रहा है। और ये आगे भी ये मतलब पिछले मतलब आगे भी मतलब जो घटना हुई थी उसमें भी भारत ने ऐसे ही जो यूएस की ईरान पॉलिसी, इराक पॉलिसी को लेके जो भारत ने जो या रशिया की जो पॉलिसी थी उसमें भी भारत ने सूझबूझ दिखाई थी। तो ये भी जो इकोनॉमिक टाई अप है, ये इसमें भी भारत सूझबूझ दिखा रही है। ये भूल जाते हैं भारत के कुछ मतलब स्ट्रेटजीज या प्लानर्स, और वो चाहते हैं कि भारत मतलब यूएस के साथ एक इकोनॉमिक रिलेशनशिप मतलब बेहतर करे या और भी मतलब क्लोज इकोनॉमिक और या डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बनाए। लेकिन वो जो वास्तविकता है उसको भूल जाते हैं, ये कहना है राइटर का। और यहाँ पे राइटर ये कहते हैं जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो
बहुत कम ही होता है कि कोई भी कंट्री की जो फाइनेंशियल या जो इंटरनल जो प्रॉब्लम है उसकी मतलब सॉल्यूशन के लिए या उसकी हेल्प मदद में आती है। तो ये इसकी एक मतलब इंटरेस्टिंग एग्जांपल वो देते हैं जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को लेके जो बहुत सारे कंट्रीज़ में जो फाइनेंशियल डेप्ट हो गए हैं, उनके जो मतलब फाइनेंशियल जो उधारी हो गए हैं, उसकी ऑब्लिगेशन वो चाइना को अभी तक वो पूरा नहीं कर पाए हैं। और ये एक मतलब उनको बहुत बड़ा एक मतलब उनकी मुसीबत हो रही है। तो इसको मतलब उनके गले लग गया है ये मतलब जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की वजह से उनकी जो डेब्ट्स हो गए हैं, इतने सारे उधारी हो गए हैं, वो उनके गले पे उतर गया है। और इसकी सॉल्यूशन के लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी उन कंट्रीज़ के आगे या कम्युनिटीज़ के आगे मतलब बहुत ही कम मदद में आ रही है। मतलब इससे हम यही सोच सकते हैं कि भारत में अगर जो इकोनॉमिक जो हालत होगी या जो पॉलिटिकल या डिप्लोमेटिक जो इश्यूज़ होगी उसमें इंटरनेशनल कम्युनिटी कितना मदद करेगी, ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और जैसे कि इंटरनेशनल कम्युनिटी की और भी एक प्रॉब्लम है जो साइबर सिक्योरिटी और स्पेस को लेके। लेकिन इसमें भी जो ग्लोबल पावर्स है या जो इकोनॉमीज़ है वो मतलब एक कॉन्सनट्रेट मतलब एक मिलजुल के एक कोई ग्लोबल एक्शन नहीं कर रही है या कोई ग्लोबल रूल्स नहीं बना रही हैं। क्योंकि इसमें जो ग्रेट पावर्स है जैसे कि यूएस एंड रशिया, वो मतलब अपना जो एक्सेप्शनलिज्म मतलब अपना जो एक अलग पहचान बनाए रखना चाहते हैं। मतलब जो साइबर सिक्योरिटी और अंतर्राष्ट्रीय जो स्पेस रिसर्च है, इसी की वजह से मतलब कोई एक डेफिनेट रूल्स एंड रेगुलेशंस वो लेके नहीं आते हैं, ये कहना है राइटर का। और अंत में राइटर ये कहते हैं जो ग्लोबल अलायंस है या भारत की जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप है वो जो इंडिया चाइना की जो कॉन्फ्लिक्ट है या जो लोकल कॉन्फ्लिक्ट है उसमें बहुत ही कम कारगर होगा। और इसका ये दो कारण दर्शाते हैं। पहला, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो जो कोई भी कंट्री का जो लो कॉस्ट और एक तरफा जो मिलिट्री एक्सरसाइज है या कोई भी जो कार्यकलाप है उसमें बहुत ही कम इफेक्टिव होता है। जैसे कि जो पाकिस्तान की जो टैक्टिक्स है मिलिट्री या डिप्लोमेटिक टैक्टिक्स है कश्मीर को लेकर भारत के साथ, उसमें भी इंटरनेशनल कम्युनिटी बहुत ही कम असरदार हुई है। और क्योंकि जो लो कॉस्ट जो एक तरफा जो काम होता है उसमें अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी बहुत ही कम इंटरेस्ट दिखाती है। और दूसरा, जो मिलिट्री ऑप्शंस जो इंडिया एक्सरसाइज करेगा, जैसे कि जहाँ पे जैसे कि आपका कोई भी जो डिफेंस रिलेटेड इश्यूज़ है वो तो भारत को मतलब ये मिलिट्री एक्सपर्ट्स की ही डोमेन है। वो डिसाइड करेंगे कि किस तरह हम मिलिट्री या डिफेंस जो इक्विपमेंट है, डिफेंस जो स्ट्रेटजी है वो बेहतर करें। लेकिन जो इंटरनेशनल अलायंस या इंटरनेशनल ग्लोबल सपोर्ट की मतलब अगर हम उस पर काउंट करें, उस पर अगर भरोसा करें कि वो हमारे भारत की सपोर्ट में आएगा, इंडिया चाइना कोई भी अगर जो विवाद है वो में होती है तब, तो ये राइटर कहते हैं कि वो मतलब एक पॉइंट तक ही मतलब वो हेल्प करेंगे इंडिया को। और बियॉन्ड उस पॉइंट मतलब वो भारत या भारत के हित में कोई बात नहीं करेंगे, कोई भी सपोर्ट नहीं करेंगे। और जो इंटरनेशनल कम्युनिटी की जो एफर्ट है उसको अगर एक मतलब एनालिसिस करें, अगर मतलब अल्टीमेट एनालिसिस करेंगे, वो ट्राई करेगा कि मतलब जो भारत और चाइना के बीच में जो विवाद है उसमें ठंडा पानी डाल दे या उसको मतलब रोक दे कोई भी तरीक़ा से। क्योंकि दोनों देशों में मतलब जो विवाद है, दोनों देशों के बीच में जो एरिया को लेकर डिस्प्यूट है, उस एरिया या उस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी का कोई इंटरेस्ट नहीं है। और जो अंत में राइटर कहते हैं, मेहता जी कहते हैं कि ये जो चाइना और पाकिस्तान के लेके जो हमारा जो विवाद है वो हमें खुद ही सॉल्व करना होगा। और अंतर्राष्ट्रीय जो कम्युनिटी है वो बहुत ही कम मतलब मदद में आएगा, वो बहुत ही कम मतलब कारगर होगा या ये प्रॉब्लम चाइना और पाकिस्तान की को लेके जो प्रॉब्लम है भारत की, उसकी सॉल्यूशन में। और अंत में प्रकाश भानु मेहता जी ये कुछ सवाल करते हैं कि भारत जो ये चाइना के साथ या पाकिस्तान के साथ जो वाद विवाद है उसमें जो अपना जो डेवलपमेंट गोल्स है उसको कैसे वो और तीव्र करेगा, जो कि एक मतलब कॉर्नरस्टोन होगा, जो कि जिस पे डिपेंड करेगा हमारा डिफेंस पॉलिसीज़। और जो हमारा जो ट्रू आइडेंटिटी है, जो हमारा जो ट्रू स्ट्रेंथ है, जो ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ है, वो है हमारा जो पॉलिटिकल आइडेंटिटी इंटरनेशनल स्तर पर, जो कि एक लिबरल प्लूरलिस्टिक डेमोक्रेसी की बात करता है, उसको कैसे वो मेंटेन करेगा इस वाद विवाद में। और भारत की जो क्वेस्ट है ग्लोबल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना जो एक ग्लोबल प्रेस्टीज अपना सम्मान बजाय रखने में, उसमें जो भारत की जो नेबरहुड पॉलिसी है उसको वो कैसे लूज़ करेगी या अपने नेबर्स के साथ जो रिलेशनशिप है उसको कैसे बिगाड़ेगी। तो
ये कुछ सवाल है उसकी जवाब राइटर ढूँढते हैं और कहते हैं अंत में कि जो हमारा जो प्रॉब्लम है वो हमारे घर पे ही है, मतलब हमारे अंदर ही है और उसकी सॉल्यूशन हमें अपने आप ही ढूँढना होगा, क्योंकि मतलब जो प्रॉब्लम है वो हमारे अपना ही है, हमारा अंदरूनी प्रॉब्लम है और उसकी सॉल्यूशन भी हमें खुद ढूँढना होगा, हमें बिना किसी अंतर्राष्ट्रीय मदद के या अंतर्राष्ट्रीय पावर पे डिपेंड करके, मतलब हम खुद ही हमें इससे झेलना होगा और इसकी सॉल्यूशन ढूँढना होगा। तो ये था एनालिसिस आर्टिकल ऑन आवर ओन की। तो आइए एनालाइज़ करते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल का। तो दोस्तों नेक्स्ट जो आर्टिकल एनालाइज़ करेंगे ये हमारे आइडियाज़ पेज से, इसका शीर्षक है फास्ट ईज़ ऑफ लिविंग और ये आर्टिकल लिखे हैं अरुण मेहरा जी ने। और ये कहते हैं जो पोस्ट कोविड वर्ल्ड की जो बिज़नेस ग्रोथ स्ट्रेटजी होगा वो मतलब सोसाइटी की बेहतरी के एट द एक्सपेंस ऑफ सोसाइटीज़ वेलबिंग नहीं होना चाहिए, बल्कि सोसाइटी की बेहतरी के बारे में सोच के ये हमारा जो बिज़नेस या ग्रोथ मॉडल है उसको बनाना चाहिए। तो आइए एनालिसिस करते हैं डिटेल्स में इस आर्टिकल में क्या लिखा है। देखिए दोस्तों, जो अरुण मेहरा जी ये कहते हैं कि जो कोविड-19 की महामारी ने जो एक इकोनॉमिक्स में, वर्ल्ड इकोनॉमी में जो डीप डिवीज़न है, 2 स्कूल्स ऑफ थॉट के बीच, वो ज़ाहिर कर दिया है। तो यहाँ पे जो 2 स्कूल्स है जो डोमिनेट करती है पब्लिक पॉलिसी अक्रॉस द वर्ल्ड 1980 से जो डोमिनेट कर रही है, एक है जो फ्री मार्केट और जो गुड वर्क की जो स्कूल है, और दूसरा जो स्कूल ऑफ थॉट है जो कि कहता है कि जो मनुष्य की, जो मानवता की जो नीड्स है वो मतलब उसको ऊपर रहना चाहिए, मस्ट ट्रम्प द नीड्स ऑफ बिजनेस इन इकोनॉमिक पॉलिसी। वो जो आर्थिक लाभ से ज़्यादा मनुष्य की लाभ के बारे में सोचना चाहिए। तो ये दोनों 2 स्कूल के बीच में जो सोच विचार है, जो उनकी जो नीति है, उसके बीच जो डिवीज़न है, एक तो आपका फ्री मार्केट स्कूल और दूसरा जो ह्यूमैनिटेरियन जो नीड है, ह्यूमन बीइंग की सोशल वेलफेयर की जो नीड है, तो ये दोनों स्कूल्स ऑफ थॉट में एक डिवीज़न है वो ज़ाहिर कर दिया है इस महामारी ने। तो हमारा जो प्रोफेशन ऑफ इकोनॉमी है उसको मतलब रीओरिएंट करना है, मतलब उसको एक मोड़ देना है, ये कहना है अरुण मेहरा जी का, जिसमें जो सोसाइटल है, जो समाज की जो और जो पर्यावरण की एनवायरमेंटल जो वेलबींग है वो मतलब गोल बन जाए आपका इकोनॉमिक पॉलिसीज़ का, सिवाय सिर्फ जीडीपी बढ़ाना और की मटेरियल वेलबींग का या जो मटेरियल गोल है उसकी बारे में ना सोच के सोसाइटी के बारे में सोचे या एनवायरनमेंट के बारे में सोचे। सो इसमें जो सिटीजन्स ईज़ ऑफ लिविंग है, जो सिटीजन एक नागरिक कितना आसानी से, कितना एक मतलब सहूलियतपूर्ण एक जीवन यापन कर रहा है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनना चाहिए ये नई इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में। और देन ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, मतलब कितना बिजनेस में ईज़ हो रहा है, कितना बिजनेस में लाभ हो रहा है, या बिजनेस करने में, ट्रेड करने में कितना इजीली मतलब हो, इतना इजीली से मतलब अपना ट्रेड हो रहा है देश का, उसमें ध्यान ना देके इकोनॉमिक पॉलिसी को कितना आसानी से लोग जी पा रहे हैं उस पर ध्यान देना चाहिए, ये कहना है राइटर का। तो वो कहते हैं यद्यपि जो हेल्थ एंड जो बिज़नेस है वो तो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इकोनॉमी का, और जब हेल्थ एंड बिज़नेस जो आपका हेल्थ ऑफ जो बिज़नेस, जब बिज़नेस की जो स्वास्थ्य मतलब बिज़नेस जब बढ़ेगा तो आपका ये आपका हेल्थ ऑफ सोसाइटी की स्वास्थ्य, सोसाइटी की बेहतरी मतलब और भी होगा। जब मतलब बिज़नेस अगर ग्रोथ होगा तो सोसाइटी का उन्नति और भी होगा, लेकिन ये जो ग्रोथ ऑफ बिज़नेस है वो नहीं होना चाहिए एट द एक्सपेंस ऑफ आपका सोसाइटी की क्षति होके या एनवायरनमेंट की क्षति करके, मतलब बिज़नेस की लाभ नहीं होना चाहिए। मतलब ये कहना है राइटर का कि जो हेल्थ ऑफ बिजनेसेस है वो एट द एक्सपेंस ऑफ हेल्थ ऑफ सोसाइटी या एनवायरनमेंट नहीं होना चाहिए। तो ये कहना है राइटर का। और यहाँ पे राइटर अरुण मेहरा जी एक इम्पोर्टेंट तथ्य कहते हैं कि जो जितने भी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस है, जो जितने भी बिजनेसेस है, वो 3 फंडामेंटल प्रिंसिपल या स्ट्रक्चर्स में बिल्ड है। तो ये अकॉर्डिंग टू आपका जो गुड वर्क के जो लेखक है, जो गुड वर्क के जो प्रवक्ता है, उनके हिसाब से जो बिजनेसेस है वो 3 फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स पे बेस है। एक है उनकी मिशन, दूसरा है स्टैंडर्ड्स और तीसरा है आइडेंटिटी। तो मिशन है जो भी वो ये कहलाता है कि ये दर्शाता है कि एक बिजनेस इंस्टीट्यूशन का पर्पस क्या है सोसाइटी में। और जैसे कि एक हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन का पर्पस होता है कि वो समाज में लोगों का हेल्थ या सिटीजन्स का, नागरिक का हेल्थ इंप्रूव करे। जैसे कि एक न्यूज़ इंस्टीट्यूशन का पर्पस होता है कि समाज में जो सच्चाई है उसको जाहिर करे लोगों के सामने। लेकिन जो एक बिज़नेस इंस्टीट्यूशन का पर्पस होता है वो बहुत ही मतलब सेल्फिश होता है, कोई भी बिज़नेस इंस्टीट्यूशन का पर्पस। और वो
वो होता है, उसका मेन उद्देश्य होता है कि वो कैसे वेल्थ प्रोड्यूस करे उसकी इन्वेस्टर्स के लिए। और ये जो एक मतलब बिज़नेस इंस्टीट्यूशन है वो ख़ास तौर पे एक बिज़नेस प्रिंसिपल पर रन करती है कि बिजनेसेस ऑफ बिज़नेस मस्ट बी ओनली बिज़नेस। मतलब कोई भी बिज़नेस का, कोई भी एंटरप्राइज़ का, कोई भी आर्थिक संस्थान का एक ही उद्देश्य होना चाहिए, एक ही बिज़नेस होना चाहिए, वो कि वो उसकी लाभ के ध्यान पे होना चाहिए कि उसकी बिज़नेस ही उसका मतलब उसका लाभ ही उसका मूल उद्देश्य होना चाहिए। तो ये एक जो डोमिनेंट एक नीति हो गई थी, जो अर्थनीतिक नीति हो गई थी आपका सिंस 1990s 1990 के दशक से यही नीति हो रही है। मतलब कोई भी बिज़नेस का कि वो अपने लाभ का ही सोचता है, भले ही वो सोसाइटी की नुकसान करे या एनवायरनमेंट की नुकसान करे। बल्कि राइटर ये कहते हैं कि हालांकि ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए कोई भी बिज़नेस या संस्थान की। और यहाँ पे अरुण मेहरा जी कहते हैं कि कोई भी प्रोफेशनल या जो बिजनेस एंटरप्राइज है उससे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो एक हाई स्टैंडर्ड ऑफ वर्क मेंटेन करे और वर्क और उनकी जो व्यवहार है या कंडक्ट है उसमें एक हाई स्टैंडर्ड ही मेंटेन करे। जैसे कि कोई भी डॉक्टर्स को एक ओथ लेना पड़ता है, एक टर्न लेना पड़ता है जिसको कहा जाता है कि हिपोक्रेटिक ओथ, और जिसके मद्देनज़र उनको मतलब हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करना होता है अपने दैनंदिन जीवन में। तो ऐसे ही जो स्टैंडर्ड है वो कोई भी संस्थान मतलब अपने आप मतलब लागू कर सकता है या डिटरमाइन कर सकता है। लेकिन जैसे कि कोई अकाउंटिंग फर्म्स हो या कोई भी मतलब ऐसे अकाउंटिंग फर्म्स भी मतलब अपने आप एक स्टैंडर्ड ही मेंटेन करते हैं। ऐसे ही कोई भी प्रोफेशनल या बिजनेस संस्थान अपने आप कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू कर सकता है जिससे इस पे कि उसको चलना है। अगर ऐसा कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन जो कि सोसाइटी या पब्लिक के लिए या एनवायरनमेंट के लिए लाभ अनुसार अगर हित में ना हो तो उसको मतलब सरकार या पब्लिक खुद मतलब गवर्नमेंट रेगुलेशंस के द्वारा उन पे लागू कर सकता है। और ये बहुत ज़रूरी है जिससे कि एक फिक्स नीति नियम से कोई भी बिजनेस संस्थान या ऑर्गेनाइजेशन चले। और यहाँ पर राइटर कहते हैं जो आइडेंटिटी है, अपने आप की जो पहचान है कोई भी इंडिविजुअल का या ऑर्गेनाइजेशन का, वो मतलब एक पर्सन का जो वैल्यूज़ है या ट्रेड्स का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और ये डिपेंड करता है एक व्यक्ति का, उसका कन्विक्शन क्या है, उसका सोच विचार क्या है, उस वो कौन है, वो क्या है उसको लेके, और उसकी जो एग्जिस्टेंस को लेके एज ए वर्कर, एज ए सिटीजन, एज ए ह्यूमन बींग लेके उसकी एग्जिस्टेंस को लेके कौन सा फैक्टर सबसे मैटर करता है उसको लेके उसकी आइडेंटिटी बनती है। ये मतलब वो साइकोलॉजिकल एंगल से एक व्यक्ति या संस्थान की आइडेंटिकल एस्पेक्ट की बात करते हैं। और अंत में राइटर अरुण मेहरा जी कहते हैं जो लॉकडाउन, जो कोविड-19 की महामारी के बाद जो हुई थी, उससे बहुत लोगों ने ये अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट किया है। बहुत लोगों ने अपने आप को पुनर्विचार मतलब खुद से ये सवाल किया है कि उनकी जो पर्पस है उनकी लाइफ के जीवन का क्या है, और उनका जो वो जो भी संस्थान या केंद्र या दफ्तर वगैरह वो सर्व करते हैं तो उसकी मतलब पर्पस क्या है। तो ये एक एक अवसर दिया है, एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया है हमारा जो इकोनॉमी की जो पॉलिसीज़ है उसको रीसेट करना या उसको एक मोड़ देना, पुनर्संस्थान करना। तो बिजनेस एसोसिएशंस और जो लीडर्स है, बिजनेस लीडर्स है, उनको चाहिए कि ये क्राइसिस पीरियड को यूज़ करके वो डिटरमाइन करे कि वो अपने आप को, उनकी संस्थान को कैसे रिफॉर्म करे आप उस तरह जिससे कि नॉट मेयरली आपका सिर्फ ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस या बिजनेस की लाभ हेतु अपने आप को या अपना संस्थान को ना रिफॉर्म करें, बल्कि उनकी जो कोड ऑफ कंडक्ट है या उनकी मेंबर्स की कोड ऑफ कंडक्ट को वो कैसे रेगुलेट करे, कैसे एक नियम लाए लागू करे जिससे कि उनकी जो बिज़नेस है वो मतलब गवर्नमेंट की मतलब वो अपने आपको एक रेगुलेशन, एक कंडक्ट में या ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रूल्स लाए जो कि सोसाइटी की एनवायरनमेंट के हित में हो। और अगर बिजनेस कोई भी संस्थान ऐसा नहीं करता है तो उनके लिए सरकार को रूल्स एंड रेगुलेशन लाना होगा और कड़े तरह से, जिससे कि मतलब लोगों की ईज़ ऑफ लिविंग या एनवायरमेंटल ईज़ ऑफ लिविंग मतलब लोगों की जीवन यापन में और सहूलियतें हो और भी बेहतर हो, उस तरह से उनकी जो नीति नियम है हर बिज़नेस की या एंटरप्राइजेस की उसको मोड़ दे या उस पर एक कड़ा कानून लाना होगा गवर्नमेंट को और उसको इम्प्लीमेंट करना होगा। क्योंकि जिससे कि जो इकोनॉमिक्स या बिज़नेस पॉलिसीज़ है संस्थानों की, वो मतलब ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस से हट के मतलब ईज़ ऑफ लिविंग या
लोगों की जीवन यापन कैसे ईज़ी करे, उनकी जीवन में कैसे सुविधाएँ लाए और उनकी जो दिक्कतें हैं उनको कैसे निवारण करे, उनकी दुःख कैसे निवारण करे हर बिज़नेसेस या एंटरप्राइजेज़ उस ओर मतलब उनको मोड़ देना चाहिए। तो ये कहना है राइटर का। तो अंत में ये है ये है कि बिज़नेसेस या हर एंटरप्राइजेज़ को मतलब अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को फ्रॉम ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस से ईज़ ऑफ लिविंग या ईज़ ऑफ सोसाइटल वेलबींग या एनवायरमेंटल वेलबींग तक ले जाना होगा। तो ये था एनालिसिस हमारे ईज़ ऑफ लिविंग, फर्स्ट ईज़ ऑफ लिविंग की। तो आशा करता हूँ आज का एनालिसिस आप लोगों को अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।